हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है TSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें से मैंने बहुत ज़्यादा यूनिट आपको कंप्लीट करा दिए। सिर्फ हमारी 2-3 ऐसी यूनिट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा मैं पहले आपको एक मॉक टेस्ट 1 करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपसे मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे थे 40। आपके टोटल 21 यूनिट आने वाली है। हर एक यूनिट से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। आज हम कवर करेंगे अपने मॉक टेस्ट 2 को, जिसके अंदर मैंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं, जो आपकी सारी बायोलॉजी की यूनिट है उनसे मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। तो आप इतनी सारी यूनिट कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं आज आपका मॉक टेस्ट 2 में कैसे मार्क्स आते हैं। और अपने मार्क्स आपको मुझे ज़रूर बताने हैं कमेंट्स में। सिर्फ 2-3 बच्चे ही बताते हैं, तो अगर मैं पेपर बना रही हूँ, आप सबके लिए बना रही हूँ ना, तो आप सबको बताने हैं कि आपका क्या स्कोर रहा, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। 4 स्टेटमेंट मिले हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स टू इंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इन मसल क्रैम्प एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पेग्नोमेनोमीटर। तो आपको पता है हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करता है, इसलिए वो बहुत थिक होती है और इलास्टिक वॉल होती है। हमारी जो वेन्स होती है उनके अंदर हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है, वो बैक फ्लो ना करने लग जाए, इसलिए उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है। और आपको पता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है, आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक डिवाइस को वो अपने आपके हाथ पे लगाते हैं और उसको पंप करते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या होता है? स्पेग्नोमेनोमीटर होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर नापने में मदद करता है। लेकिन जो ये बात है कि आपको जब मसल क्रैम्प फील हो रहा होता है, पेन फील हो रहा होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो वो जो क्रैम्प होता है ना, उसके अंदर आपको जो दर्द फील हो रहा है वो इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि वहां पर क्या बन गया है? लैक्टिक एसिड बन गया है, और लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक कंडीशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल क्रैम्प के अंदर। जो मैंने आपको लाइव प्रोसेस चैप्टर कराया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे अंदर है ना एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है? CO2 बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब हमारे मसल क्रैम्प के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी मसल्स के अंदर आपको पेन फील होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल होता है मसल क्रैम्प। ओके, आपको पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है कि आप इसको आंसर खुद से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद अपना स्कोर मुझे बताना है कि 40 में से आपका क्या स्कोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, xylem tissue helps in transport of water and mineral from soil to plant, phloem transport sucrose in the plant part, resin and gum stored in new xylem। तो आपको पता है जब हमारे पौधे हैं उनकी जो पत्तियां है वो है ना वाटर को लॉस करती रहती है वाटर वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं। उसके बाद हमारे प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम होता है हमारे प्लांट के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है खाने को ट्रांसपोर्ट करना। और खाना वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? सुक्रोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट करता है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है हमारे रेजिन्स एंड गम्स। तो आपको एक टॉपिक पढ़ना था एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिन्स एंड गम्स जो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम रेजिन से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, गम्स का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, तो वो प्लांट के अंदर है ना न्यू जाइलम में स्टोर नहीं होते हैं, वो ओल्ड जाइलम में स्टोर होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, TNS consists of cranial nerves and spinal nerves. Walking in straight line is possible due to cerebrum. Brain is protected by bony covering called cranium. तो आपको पता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आपकी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपका जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही हार्ड कवरिंग, अगर आप अपने ब्रेन को टच करोगे तो आप देखोगे बाहर आपको है ना बहुत सारी बोन्स फील होती है, और उसको उस हार्ड बोनी कवरिंग को ही हम क्या बुलाते हैं? क्रेनियम बुलाते हैं। लेकिन वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन इज पॉसिबल ड्यू टू सेरिब्रम, ये गलत है क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? सेरिब्लम की वजह से होता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन। तो आपको पता है हमारे मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क निप्पल से बाहर आता है, उसके लिए हमारा मिल्क लेट डाउन हार्मोन और
बेबी बर्थ के लिए हमारे यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से पॉसिबल होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से पॉसिबल होती है। उसके अलावा जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका काम होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना आपके ब्लड के अंदर। लेकिन आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है जिसको रिलीज करता है आपका थायराइड ग्लैंड, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमारा जो बॉडी का बीएमआर रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड किस तरीके से काम कर रहा है। आपने देखा होगा जब आप एक्सट्रीमली पतले हो जाते हैं, एक्सट्रीमली मोटे हो जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि थायराइड प्रोफाइल चेक करा लेते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके थायराइड हार्मोन, और उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल है इन मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से आपको क्या होता है? मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो वो एसेक्सुअली किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको पता है बाइनरी फिजन देखने को मिलता है हमें अमीबा के अंदर या फिर लेशमेनिया के अंदर। बडिंग हमें देखने को मिलती है हाइड्रा के अंदर या ईस्ट के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारी बहुत सारी फंजाई की स्पीसीज के अंदर। तो मल्टीपल फिजन होता है हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम खुद को कैसे मल्टीप्लाई करता है? मल्टीपल फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल व्हेन द स्पर्म्स एंड ओवम रीच साइमल्टेनियसली एट। तो आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन फीमेल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल का जो स्पर्म आया है फीमेल की बॉडी से, जो ओवर रिलीज हुआ है, वो आपस में जब फ्यूज करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। कहाँ पर होता है वो? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना या फिर सर्विक्स। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कहाँ टेक प्लेस करता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी है? आपसे नॉर्मली ये पूछा गया है। मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या फिर वेज़मैन ने। तो आपको पता है फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन कहलाते हैं? चार्ल्स डार्विन कहलाते हैं। और थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी किन्होंने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। मेंडल कहलाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, किस पे काम किया था उन्होंने? पी प्लांट के ऊपर काम किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ का कॉल्ड एक्स। तो जो वुमेन होती है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दो, और वो दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट साइज के होते हैं। मैन के पास एक मिसमैच पेयर होता है, एक में नॉर्मल साइज एक्स होता है और एक में बड़ा साइज का वाई होता है। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ वन एंड टू इज ट्रू, नाइदर वन नॉर टू। तो आपको पता है यहाँ पे स्टेटमेंट वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है। अब कैसे? मेल के अंदर है ना एक्स प्रेजेंट होता है और वाई प्रेजेंट होता है, और वाई लॉन्गर वन नहीं होता, शॉर्टर वन होता है। देखो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया है, लॉन्ग की जगह पे उन्हें शॉर्ट वन लिखना था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा सिर्फ स्टेटमेंट वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस बायोपिया क्यों होता है आपको? ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो आपको पता है प्रेस बायोपिया हमें इस वजह से ही होता है कि हमारी जो सिलियरी मसल है वो धीरे धीरे वक्त के साथ, उम्र के साथ कमजोर होती चली जाती है और हमारे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी घटती चली जाती है। इसलिए बोथ वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। तो आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, रोड सेल या कोन सेल। बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, ओनली वन, ओनली टू। तो आपको पता है हमारे रेटिना के अंदर बहुत सारी रोड सेल्स भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कोन सेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आपको है ना इनको करेक्टली मैच करना है। डेड सेल, लिविंग सेल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लीन हॉक, पुरकिंजे। तो आपको पता है जो हमारी डेड सेल है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जब वो एक कॉर्क सेल के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, 1665 में उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी कर दी थी। सेल की डिस्कवरी के लिए उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद हमारी जो लिविंग सेल थी उसको किसने डिस्कवर किया? लुईन हॉक ने डिस्कवर किया। उसके बाद हमारी जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म वो किसने दी है? पुरकिंजे ने दी है। और जो हमारा न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाया जाता है और उसी के अंदर हमारी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है वो बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। तो आपको पता है
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं उसे हम, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी एटीपी बनती है, एनर्जी करेंसी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिश्यूज। टिश्यूज के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू, collenchyma tissue are irregularly thickened at the corner, meristematic tissue in its early stage lack vacuole, parenchyma tissue have intercellular space. A and C only, B and D only, B and C only, B, C and D only. तो आपको पता है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। कॉलनकाइमा हमारा थिकेंड होता है कॉर्नर से, बिल्कुल सच बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अर्ली स्टेज में होता है तो उसके पास वैक्यूल्स नहीं होते, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और पैरेनकाइमा टिश्यू जो होता है हमारा, वो उसके अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हमारा जो बी, सी एंड डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और हमारा ए स्टेटमेंट गलत है। क्यों है? क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू नहीं है, ठीक है। प्लांट के अंदर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने थे और परमानेंट टिश्यू पढ़ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while cycling a student met with an accident in which 2 long bones of his right hand were dislocated, the possible reason for dislocation। तो एक स्टूडेंट जब साइकिलिंग कर रहा था उसकी 2 लॉन्ग बोन्स जो आपस में अटैच थी वो डिसलोकेट कर गई, तो किस वजह से डिसलोकेट कर गई? टेंडन ब्रेक हो गया इसलिए, लिगामेंट ब्रेक हो गया है, स्केलेटल मसल ब्रेक हो गई, या फिर एरुलर टिश्यू ब्रेक हो गया। तो आपको पता है जब हमारी 2 बोन्स आपस में अटैच होती है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट ब्रेक होने की वजह से उसकी जो बोन्स है वो डिसलोकेट हो गई है। अगर बोन हमारी मसल से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है। 2 बोन्स आपस में अटैच है, लिगामेंट कहलाती है, बोन मसल से अटैच है, टेंडन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। आपको बताना है इनमें से स्पेशलाइज्ड टिश्यू वाटर कंडक्शन के लिए किसके पास है? ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, बी सी एंड डी ओनली। तो आपको पता है हमारा जो थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, उनके पास कोई कंडक्शन टिश्यू अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे टेरिडोफाइटा है वहां से हमारे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। टेरिडोफाइटा के पास भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास भी होते हैं, एंजियोस्पर्म के पास भी होते हैं। एंजियोस्पर्म ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी एंड सी, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फॉर वाटर कंडक्शन एंड फूड कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन विच किंगडम? कौन सी किंगडम के अंदर पैरापोडिया देखने को मिलते हैं? प्रोटिस्टा, एनालिडा, पोरीफेरा, मोलिस्का। तो आपको पता है पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं हमारे एनालिडा के अंदर, और आपको इसे स्यूडोपोडिया से कंफ्यूज नहीं करना है। स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो हमारे अमीबा के पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम फॉल्स फीट बुलाते हैं, और अमीबा को मूव करने में हेल्प करते हैं उसके फॉल्स फीट, ठीक है। आपको बताना है कि अमीबा किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आपको इनको मैच करना है, पेप्टिक अल्सर, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजर और मलेरिया। आपको बीमारियां दी हुई है और वो किसकी वजह से होती है ये बताना है। लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम, हेलिकोबैक्टर पायरोली या फिर ट्रिप्नोसोमा। तो आपको पता है पेप्टिक अल्सर हमें एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस हमें किसकी वजह से होती है? ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है। लेशमेनिया की वजह से हमें क्या होता है? काला अजर होता है। और मलेरिया हमें होता है एक प्रोटोजोआ की वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी, सेकंड का क्या होगा? डी, थर्ड का क्या होगा? ए, एंड फोर्थ का क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया विच कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिस्कवर्ड बाय। तो हमें जो पेप्टिक अल्सर होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली की वजह से, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने बताया पहली बार कि ये कारण होता है हमें पेप्टिक अल्सर होने का? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉरेन एंड बेरी मार्शल एंड रॉबर्ट कोच। तो आपको पता है रॉबर्ट कोच ने है ना एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस उसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? पेनिसिलिन की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की है। तो वॉरेन एंड बेरी मार्शल ने क्या किया है? हेलिकोबैक्टर पायरोली को डिस्कवर किया है। उसके बाद आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको किसकी वजह से होता है, यानी कि किसकी एक्सेस होने की वजह से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? लेड की, मरकरी की, नाइट्रेट की या फिर सल्फेट की? तो आपको पता है अगर हमारे पीने वाले पानी के अंदर नाइट्रेट का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एक्सेस में नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कॉज कर देता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कन्वेंशन टेक प्लेस फॉर हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। तो हमारे जो हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड है उसके को कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशन टेक प्लेस हुई उसका नाम क्या है? रॉटरडैम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर बेसल प्रोटोकॉल। तो आपको पता है जो हमारी रॉटरडैम कन्वेंशन थी वो किससे रिलेटेड थी? हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड थी। मिनामाटा कन्वेंशन जो थी मरकरी पॉइजनिंग से रिलेटेड थी, मरकरी को कंट्रोल में करने के लिए मिनामाटा डिजीज ज्यादा ना फैले इससे रिलेटेड थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ड्वार्फिज्म डिजायर्ड इन सीरियल्स। हमारी जो सीरियल क्रॉप होती है, हमारे जो राइस और व्हीट होता है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी हाइट जो है वो छोटी रहे, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस सनलाइट, इट्स क्वालिटी इज इनहेंस्ड, लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड, द क्रॉप वेराइटीज आर वेरी टेस्टी। तो आपको पता है पहले हमारे सीरियल क्रॉप जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन उससे है ना बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। तो फिर उसके बाद है ना ड्वार्फ वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई, और उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि लेस न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होते हैं और उसका कट करना, उसको संभालना, प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड, ये सबसे मेजर रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गॉड, कुकुम्बर, चिलीज, टोमेटो, सनफ्लावर, ये कौन से क्रॉप के एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप या फिर इंटरमीडिएट क्रॉप। तो आपको पता है हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स है ज्यादातर वो कौन से सीजन में उगाई जाती है? जेड क्रॉप में उगाई जाती है, ठीक है। ये सारी कैसी क्रॉप है? जेड क्रॉप है। हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो एक बहुत छोटा सा पीरियड होता है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के बीच में, ठीक है। तो उसमें ही हम उगाते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जिला इज एन एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा या फिर एनालिडा। तो आपको पता है जितने भी स्पॉन्जेस हमारे होते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? पॉरीफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोर बियरिंग स्पॉन्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो स्पॉन्जिला किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। यू स्पॉन्जिया किसका एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा फैमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन। जो आपके मेल्फिगियन ट्यूब्यूल है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके अंदर? मोलस्का के अंदर, एनालिडा के अंदर, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर या फिर इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो आपको पता है जो आपके कॉकरोच होते हैं जो ऑर्थ्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको हम क्या बुलाते हैं? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स आर टाइप ऑफ लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन या फिर इररेगुलर बोन। तो आपके जो रिस्ट और एंकल की बोन्स होती है वो कौन से बोन का एग्जाम्पल होती है? शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल होती है, ठीक है। हमारा बोन एंड कार्टिलेज वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। आपको वहां पर डिफरेंट टाइप्स की बोन्स पढ़नी थी। 4 टाइप की बोन मैंने आपको वहां पढ़ाई है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इररेगुलर बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन या फिर इररेगुलर बोन। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? इररेगुलर बोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे जो स्कल के अंदर बोन्स होती है वो किसका एग्जाम्पल है? इररेगुलर बोन का एग्जाम्पल है। हमारे रिस्ट के अंदर जो बोन होती है वो किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम टॉपिक से पूछा गया है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम गिवन बाय। जो लॉक एंड की मॉडल है एंजाइम्स के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो किसने दिया है? विलियम कूहने ने, डेनियल कॉसलैंड ने, एमिल फिशर ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो आपको पता है जो हमारा लॉक एंड की मॉडल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एमिल फिशर ने की थी, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है साइंटिस्ट का कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है। यानी कि एंजाइम्स और उसके जो सबस्ट्रेट है उनके बीच में कैसा स्ट्रक्चर होता है? जैसे हमारा ताले की एक पार्टिकुलर चाबी होती है वैसा, ठीक है। तो ये मॉडल किसने दिया? एमिल फिशर ने दिया है। नेक्स्ट है एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। अगर आपके एंजाइम के का जो प्रिकर्सर है वो अभी इनएक्टिव है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? जाइगमोजन, आइसोजाइम, राइबोजाइम या फिर एपो एंजाइम। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? हमारे इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम को हम क्या बुलाते हैं? जाइमोजन बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। आपको कुछ बीमारियां दी गई है और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हैं, तो आपको बताना है एपिडेमिक टाइपस फीवर किसकी वजह से होता है? सिफिल्स किसकी वजह से होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है? और टाइफॉइड फीवर किसकी वजह से होता है? तो ट्रेपिनोम पेलिडियम, सैल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, रिकेट्शिया प्रोबैस्की। तो आपको पता है जो हमारा एपिडेमिक टाइफस फीवर होता है वो रिकेट्शिया प्रोबैस्की की वजह से होता है। सिफिल्स जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो हमें ट्रेपिनोमा पेलिडियम की वजह से होती है। मेलिग्नेंट मलेरिया जो जानलेवा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जान कंप्लीटली चली जाती है मोस्ट केसेस में, वो होता है हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज की वजह से। और जो हमारा टाइफॉइड फीवर है वो हमें किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है। तो आपको अपनी डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं। बहुत सारी डिजीज क्योंकि हमने पढ़ी है तो उनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको बिल्कुल करेक्टली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेलिया पर्सूलिया मेनली डैमेज विच प्लांट। तो ये कौन से प्लांट को डैमेज करता है? पल्सिस, राइस, शुगर केन या फिर सिट्रस प्लांट। तो आपके जो पायरेलिया पर्सूलिया होते हैं, ठीक है, तो ये किस प्लांट पे अटैक करते हैं? हमारा जो शुगर केन होता है उसको अटैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में ना जो हर टाइम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम वो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं बाकी टाइम पर भी प्रेजेंट होता है। एचसीजी,
HPL, रिलैक्सिन या फिर ईस्ट्रोजन। तो आपको पता है प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं हमारे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में वैसे भी प्रेजेंट रहता है। ईस्ट्रोजन हमारा मेन हार्मोन है। फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो मेन हार्मोन होता है वो क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है। मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। लेकिन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ऐसे 3 हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो देखो, जब आप बेबी को अवॉइड करना चाहते हो, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हो, तो एक मेथड तो होता है हम आर्टिफिशियल मेथड का हेल्प लेते हैं। कुछ है ना नेचुरल मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? पीरियोडिक एब्सेंटेंस, कोइटस इंटरप्ट्स, आईयूडीज, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो आपको पता है ये तीनों तो हमारे नेचुरल मेथड होते हैं, लेकिन हमारे जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है ये कैसा मेथड है? आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्करडाइन डिजीज इन सिल्क वॉर्म कॉज्ड बाय। तो मस्करडाइन डिजीज जो होती है सिल्क वॉर्म के अंदर, आपको सेरिकल्चर टॉपिक के अंदर आपको जो पढ़नी थी, वो किसकी वजह से होती है? किसी बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंजाई की वजह से या फिर यूजी फ्लाई की वजह से। तो आपको पता है मस्करडाइन डिजीज एक फंजाई की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेयरिंग ऑफ मलबरी लीव्स इज कॉल्ड। अगर आप मलबरी की लीव्स को रेयर कर रहे हो, यानी कि आप है ना शहतूत के पेड़ों की खेती कर रहे हो, तो इसको आप क्या बुलाओगे? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो एपीकल्चर जब हम बी की रेयरिंग करते हैं, हनी बी पाने के लिए जब हम हनी बी की रेयरिंग करते हैं उसको हम एपीकल्चर बुलाते हैं। जब हम सिल्क पाने के लिए सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं उसे हम सेरीकल्चर बुलाते हैं। और ऐसे ही हमारी मलबरी लीव्स के अगर आप रेयरिंग कर रहे हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं? मोरी कल्चर बुलाते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सिल्वी कल्चर हम किसको बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ द डिजीज फिलियारिसिस। तो फिलियारिसिस नाम की जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से फैलती है? एडीज मॉस्किटो की वजह से, एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो हमारा एडीज मॉस्किटो होता है वो टाइगर मॉस्किटो कहलाता है, वो हमें डेंगू कॉज करता है। एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है। तो फिलियारिसिस डिजीज किसकी वजह से फैलती है? क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग काला अजर डिजीज। तो काला अजर जो हमें लेशमेनिया की वजह से फैलता है, उसके लिए कैरियर का काम, वेक्टर का काम कौन सी फ्लाई करती है? हॉर्स फ्लाई, सीसी फ्लाई, डियर फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई। तो आपको पता है काला अजर को फैलाने का काम, वेक्टर का काम कौन करती है? सैंड फ्लाई करती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। आपको प्लेटलेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट बता रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट्स भी बुलाते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट जो है वो हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करती है। प्लेटलेट जो होती है वो येलो कलर्ड की होती है, या फिर प्लेटलेट जो है वो प्रोड्यूस होती है मेगा कैरियोसाइट से। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रम्बोसाइट होता है। बिल्कुल सही बात है। प्लेटलेट जो है वो मेगा कैरियोसाइट सेल से बनती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेट बात है। और प्लेटलेट का रोल ही क्या होता है? हमारे ब्लड को कोगुलेट करना। जब भी आपको कोई चोट लगती है थोड़ी देर के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, किसकी वजह से? क्योंकि हमारी प्लेटलेट्स वहां पर आ जाती है और हमारे ब्लड को कोगुलेट कर देती है। लेकिन प्लेटलेट येलो कलर की होती है, ये गलत बात है, क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कलरलेस होती है। हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्ट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। म्यूकोजल असिस्टेड लिम्फ टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लेक्यूना एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या फिर लेटरल असिस्टेड लिम्फोइड टिश्यू। तो हमारी माल्ट की फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन विच टेक्स प्लेस इन ईरान, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन। तो एक कन्वेंशन हुई थी रामसर में, ईरान में एक सिटी का नाम है रामसर, वहां पर ये कन्वेंशन हुई, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा हुआ है? रामसर कन्वेंशन पड़ा हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों रखी गई थी ये कन्वेंशन? कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, कंट्रोलिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, कंजर्विंग वेटलैंड या फिर क्लीनिंग रिवर। तो मैंने जब आपको एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट पढ़ाई थी तब मैंने आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था कि हमारे जो वेटलैंड्स है उनको डिफाइन किया गया, वेटलैंड के कंजर्वेशन के ऊपर काम करने के लिए इस कन्वेंशन को रखा गया था। तो हमारे वेटलैंड को कंजर्व करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एस्चुरी सेडिमेंट्स आर राइजिंग एंड एस्चुरी इज शैलो। यानी कि जो उसके सेडिमेंट होते हैं वो तो बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, लेकिन जो एस्चुरी होती है वो नीचे रह जाती है, शैलो रह जाती है। ड्राउंड रिवर वैली, बार बिल्ट, फजार्ड या फिर टेक्टोनिक एस्चुरी। तो हमारी जो बार बिल्ट होती है ना, वहां पर है ना रेत बहुत ज्यादा आके इकट्ठा हो जाता है, और जो हमारी एस्चुरी है वो नीचे रह जाती है। ऐसा किस में होता है? बार बेल्ट में होता है। डिफरेंट टाइप की एस्चुरीज जो हमने पढ़ी है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।